यस बच्चों, तो ग्रीन केमिस्ट्री को हम लोग समझते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री का बेसिक मतलब क्या है देखते हैं बेटा। द डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस दैट रिड्यूस और इलिमिनेट द यूज एंड जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस। ठीक है, तो जो आपके हैजार्डस सब्सटेंस है उनकी जो प्रोडक्शन है, उनके जो यूज है, उसको कम से कम, आपने पढ़ा होगा ना 3R, आजकल तो 4R चल रहे हैं, 3R के बारे में पढ़ा होगा ना, रिड्यूस, रिसाइकिल, आपने पढ़ा होगा ना ये सब। तो 3 आजकल तो 4R के बारे में भी बात की जा रही है। ठीक है, इस बात तो हर कोई करता है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है ना। किताबों में आपको बिल्कुल मिलेगा, बोला जाएगा स्ट्रिक्टली आप पढ़ो इसे। क्यों पढ़ो भाई, पढ़ के हमें तो चीजें फॉलो करनी चाहिए ना, तो हम फॉलो नहीं करते हैं इसको। ठीक है, हम बड़े हो जाएंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे, इन सारी चीजों को हम साइड कर देंगे, सिर्फ हम पैसे की तरफ भागेंगे। यस, yes, the design of chemical products and process that reduce and eliminate the use and generation of hazardous substance। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट, ग्रीन केमिस्ट्री emphasizes the design and creation of chemicals that are not hazardous to people or the environment। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा बेटा, सिंपल से इंग्लिश का यहाँ पे वर्ड यूज किए गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाई ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्यों, तो ऐसा क्यों, बिकॉज रीजन है कुछ। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू, क्यों, पहला पॉइंट रिड्यूसिंग केमिकल हैजार्ड्स, सेकंड बच्चों मीटिंग चीपर एंड प्रॉफिटेबल एनवायरमेंट गोल्स, नेक्स्ट है आपका मेकिंग कंपनीज टू कॉम्प्लाई विद द लॉ एंड एनवायरमेंट सेफ्टी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं वो फॉलो किए जानी चाहिए। ठीक है, कैन बी अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, या फिर हमारा जो पुलिस सिस्टम है, या जो भी डिपार्टमेंट्स है, वो इन चीजों पे भी नजर रखें कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरीके से वर्क कर रही है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो तो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, बाकी सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान इंडिया में दिया जाता है, ये स्पेसिफिक है। अब बात करते हैं एडवांस इन ग्रीन केमिस्ट्री। ये सिर्फ किताबों में ही रह गया है ज्ञान, फॉलो करने के लिए बोलोगे तो दुनिया बोलेगी ये तो पागल है, ये क्या बोल रहा है। ठीक है, यस, नेक्स्ट है बेटा आपका, यस, सिनोप सेट एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन इंसेक्टिसाइड्स। मैंने बोला था आप ग्रीन इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हो, वो देखो एग्जांपल ही है, लेकिन लोग नहीं नहीं यूज करते हैं, मतलब ही नहीं है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन ही नहीं करती है, खत्म कहानी इसकी। ठीक है, यस, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग सॉइल माइक्रोब्स, उनका हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सॉइल माइक्रोब्स लेबोरेटरी में डिजाइन किए आते हैं। नेक्स्ट बच्चों, लो टॉक्सिसिटी फॉर मैमल्स एंड बर्ड। लास्ट इज डज नॉट, इनके पास बच्चों अगर ग्रीन केमिस्ट्री एडवांस तो यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो इसमें क्या नहीं होगा, ऐसे बड़ा बायो एक्यूमुलेट लीच वर्टलाइज परसिस्ट इन एनवायरमेंट। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे, आपको स्ट्रक्चर को ध्यान नहीं रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको दिखा दिया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, स्ट्रक्चर आपका क्या होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डज ग्रीन केमिस्ट्री वर्क। ग्रीन केमिस्ट्री किस तरीके से बच्चों काम करती है। तो ग्रीन केमिस्ट्री वर्क्स बाय, पहला रिड्यूसिंग केमिकल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, सेकंड है सर्चिंग अल्टरनेटिव, देखो पता आपको सब कुछ है लेकिन सिस्टमेटिक आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, सर्चिंग अल्टरनेटिव एनवायरमेंट फ्रेंडली रिएक्शंस मीडिया। नेक्स्ट है बेटा स्ट्राइविंग टू अचीव इंक्रीज रिएक्शंस रेट एट लोअर टेम्परेचर। नेक्स्ट है इनोवेटिंग साइंटिफिक सॉल्यूशन टू रिजॉल्व एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, यस, नेक्स्ट द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखो, यहाँ पे ग्रीन सिंथेसिस लिखा हुआ है, और आप देख सकते हो एक साइंटिस्ट का नाम आता है, डेवलप्ड बाय पॉल टी एनेस्थेट एंड जॉन सी वार्नर। डेविड वार्नर नहीं, जो बल्ले लेके छक्के मारते हैं, ये दूसरे वार्नर हैं। ठीक है, यस, उन्होंने डेवलप किया है, ग्रीन केमिस्ट्री पे ज्यादा बच्चों वर्क किया हुआ है। ठीक है, यस, फोकस ऑन रिडक्शन इन केमिकल यूज एंड पॉल्यूशन इन प्रिवेंशन, कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज एज रिस्क रिडक्शन। 3 कैटेगरी पे इसको हम डिवाइड करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री को, जो भी प्रोडक्शन आपको करना है, रिस्क रिडक्शन, नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल एंड आपका फुटप्रिंट। इसमें ग्रीन सिंथेसिस को आप देख लो यहाँ पे, तो 12 आपको प्रिंसिपल्स मिलेंगे। पहला है आपका वेस्ट प्रिवेंशन, एटम इकोनॉमी, नेक्स्ट लेस हैजार्डस सिंथेसिस, सेफ केमिकल डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ से आपका वेरिंग्स, आपका सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल फीड स्टॉक, reduced use of derivatives, next आपका catalysis, design for degeneration,
रियल टाइम एनालिसिस, लास्ट है आपका इनहेरिटली। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे मैंने बता दिया एक बार आपके नॉलेज के लिए, एक्शन नॉलेज के लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस गिनी केमिस्ट्री यूज किया नहीं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका रिड्यूसिंग रिस्क इन द लेबोरेटरी, तो यूज सेफर केमिकल्स, ठीक है, यूटिलाइज परफॉर्मेंस केमिकल्स दे हैव द लोएस्ट लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी, डिजाइन लेस hazardous synthesis methods, so where feasible make use of synthetic or biosynthetic methods that pose little or no toxicity for human health and environment. थर्ड है आपका यूज सेफर सॉल्वेंट एंड रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है, लेबोरेटरी में रिस्क कम करने के लिए हम क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में, सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और जैसे कोई बच्चा सोचे कि सर मैं तो ये इन केमिस्ट्री फोकस करूंगा तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है, ग्रीन सॉल्वेंट्स दैट विल ऑप्टिमाइज योर प्रोसेस एंड प्रोवाइड ए सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट, लास्ट है आपका एक्सीडेंट प्रिवेंशन, select substance that minimize the potentials for explosions, fires and chemical release into the environment. Yes. लास्ट है बच्चों मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंट फुटप्रिंट्स, ठीक है, इसमें आपका आता है वॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रिवेंशन, नेक्स्ट आता है यूज ऑफ कैटलिस्ट इन यूसेज ऑफ स्टीरियोमेट्रिक क्वांटिटीज, नेक्स्ट आपका रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल डेरिवेटिव्स, लास्ट है आपका सिंथेटिक एफिशिएंसी, बट ये इंपोर्टेंट नहीं है, मैंने पहले भी आपको बोला है जो आपके फैक्टर्स हैं। लास्ट बेटा यहाँ पे खत्म होता है आपका एंड ऑफ लेसन, ठीक है, यस। देखो बच्चों ध्यान देते हैं हम लोग, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या होता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, व्हाट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसमें बताया था मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अनडिजायरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, डायरेक्ट हो बच्चों या फिर इनडायरेक्ट हो, ठीक है, हमारे थ्रू हो या बच्चों नेचर की थ्रू हो, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो नेचुरल होगा तो उस पर छोड़ दो, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उस पर हम बात पूरी करते हैं, ठीक है। तो हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज इन आवर सराउंडिंग्स as a result of human activities that have harmful effect on plants, animals and human beings, ठीक है, इसको बोलते हैं environmental pollution। डेफिनेशन क्लियर हो गई, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अब इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट का ये सब्सटेंस व्हिच कॉजेस पॉल्यूशन, उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट, ठीक है, जो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। सेकंड बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आपके सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसियस हो सकते हैं, गैसियस फेज में हो सकते हैं। अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर बच्चों ज्यादा होता है, नेचुरल एविडेंस से अगर अधिक होता है, नेचुरल प्रेजेंस से अधिक हो जाता है इन सब चीजों का, सॉलिड लिक्विड गैस का सब्सटेंस का, तो उस केस में आपका इसको पॉल्यूशन बोला जाएगा। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड बिकॉज ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज एंड नेचुरल हैपनिंग्स। नेचुरल हैपनिंग्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर ह्यूमन एक्टिविटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ गया? यस। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग सेकंड पॉइंट इज द पॉल्यूटेंट। देखो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स बच्चों कैसे हो सकते हैं, तो पॉल्यूटेंट्स कैन बी फास्ट डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल। बड़ा डिग्रेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रैपिडली ब्रेक डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस। जैसे आपने देखा होगा जो डिस्टार्टेड वेजिटेबल्स होती हैं, आप जब कुकिंग करते हैं, खाना बनाने से पहले जो सब्जियां होती हैं उनको धुलते हैं, कुछ गंदी सब्जी ऊपर को उसको बाहर फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना, तो वो तो फटाफट से बच्चों माइक्रोज के थोड़ी आपकी वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाती है इजिली। लेकिन कुछ ऐसी जो प्लास्टिक्स वगैरह है वो तो आपकी डिकम्पोज नहीं होती है। तो दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स आपके यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा बच्चों जो ऐसे हैं जो स्लोली डिग्रेडेबल होते हैं, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि वो आसानी से आपके अनचेंज नहीं होते हैं, वो जैसे हैं उनमें थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं, जैसे प्लास्टिक्स है, उन सब के ऊपर हम लोग बात। सिंगल यूज प्लास्टिक्स, उसका यूज आप देख सकते हो बहुत ज्यादा है, लोग पानी पीते हैं और बोतल को कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक है, जहाँ भी घूमने जाते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो भी इसका डीडीटी है। ये सारे के सारे आपके यहाँ पे डिग्रेड नहीं होते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग एटमॉस्फेयर पे। समझ में आ गई पॉल्यूटेंट्स के बारे में? यस। नेक्स्ट पॉइंट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर मैंने आपको पढ़ाया था, दो कैटेगरी थी, एक थी बच्चों ट्रोपोस्फियर जो इंपॉर्टेंट है, और थी आपकी स्ट्रेटोस्फियर। मैंने बोला था बच्चों ट्रोपोस्फियर की जो रेंज है वो कहाँ है बेटा, सी लेवल से अप टू 10 किलोमीटर है, ठीक है। मैंने बोला था आपको याद होगा, लोअर एटमॉस्फेयर का लोअर जो रीजन है उसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, लोअर रीजन को।
वो जो ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर वाला उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी हाइट बच्चों कितनी है ट्रोपोस्फीयर की? अप टू 10 किलोमीटर। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है बच्चों? यहाँ पे आपको देखने को डस्टी जोन है, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, क्लाउड्स हैं, ये सारे के सारे ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस बच्चों काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में बच्चों क्या मिलता है, मैंने बताया था कि जैसे आपका वाटर वेपर्स मिलता है बट लेस लेवल में होगा। स्ट्रेटो में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलता है वेपर्स की फीज में बट लेस होता है एज कम्पेयर टू ट्रोपोस्फियर। ठीक है। दूसरा बच्चों इसकी रेंज क्या है, यानी होता है 10 to 50 किलोमीटर, 10 to 50 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। मैंने बताया था यहाँ पे डाइऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इवन मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो आपके एरोप्लेन्स हैं वो आपको इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही देखने को मिलते हैं। ट्रोपोस्फीयर में टर्बुलेंस वगैरह प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ इट इज क्लियर। इसके बाद बच्चों बात करते हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशंस के ऊपर कि ट्रोपोस्फेरिक जो हमारा पॉल्यूशन है वो क्या है। तो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशंस में जो पीएच की बच्चों बात करते हैं 10, एक पीएच के बारे में बात करते हैं, दिस इज 2.5। ध्यान देना, पीएच अगर 2.5 है तो इसका मतलब क्या है, ये मोर एसिडिक, मोर एसिडिक है। पीएच बच्चों 10 के राउंड है तो ये आपका ये भी डेंजरस है, मतलब बोल सकते हैं बेसिक, मतलब बहुत हाईली भी पीएच नहीं होना चाहिए, बहुत कम पीएच भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन की बात करते हैं तो पहला बच्चों केस आता है गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में। ठीक है। तो गैसियस एयर पोल्यूटेंट क्या क्या आते हैं जल्दी से बताओ मुझे। सल्फर के ऑक्साइड से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी, हाइड्रोकार्बन थे, ओजोन, ओजोन पॉल्यूशन होती है बेटा, ओजोन पोल्यूटेंट्स होता है ट्रोपोस्फियर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ ऑक्सीडेंट थे। अब आते हैं पार्टिकुलेट के ऊपर। तो पार्टिकुलेट में मैंने क्या बताया था कि भाई वहां पे डस्ट हो सकता है, पार्टिकल डस्ट हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, फ्यूम्स हो सकता है, स्मोक हो सकता है, स्मोक हो सकता है। ये सारी के सारे आपके क्या है, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के ही पार्ट है। क्लियर। अब बात मैंने की थी बेटा वहां पे ऑक्साइड ऑफ सल्फर के ऊपर। मैंने बताया था कि जितने भी फॉजल्स फ्यूल्स हैं तो फॉजल्स फ्यूल्स के अंदर सल्फर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है। उसको अगर अपन बर्न करेंगे तो वहां से डिफरेंट टाइप के जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, लाइक SO2, लाइक SO3, ये तो आपको मिलेंगे ही। क्लियर। और SO2 बच्चों क्या होता है, पॉइजनस होता है, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। क्लियर। टॉक्सिक इफेक्ट होता है सल्फर का, जिसमें SO2 मोर एसिडिक, मोर आपका यहाँ पे टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू SO3। क्लियर है। बिकॉज SO3 तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है, S2 आपका 2 जो है ना वो टॉक्सिक होता है। तो मैं बताता हूँ कि अगर बच्चों लो कॉन्सेंट्रेशन SO2 का अगर अगर आपको किसी भी तरीके से अगर एंटर करता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन, अगर बच्चों SO2 का अगर आपके ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है तो आपको जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीज हैं वो आपको हो सकती है। जैसे अस्थमा है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, कुछ पॉपुलर है। जैसे बेटा एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं एम्फाइसना करके बोलते हैं, SEMA। ठीक है, एम्फाइसमा करके बोलते हैं। ये भी आपकी रिस्पिरेटरी डिजीज है जो लोगों में जनरली देखने को मिलती है ओल्ड पीपल्स के साथ। ठीक है, तो अगर SO2 का परसेंटेज ज्यादा तो कुछ ये डिजीज आपके हो सकती है ना, रेस्पिरेटरी डिजीज। क्लियर। दूसरा बच्चों, SO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर थोड़ा सा हाई हो जाता है तो आंखों में, आंखों देखो ना, आपकी जो आईज है वो रेड रेड जहाँ पे मतलब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं ना, तो देखोगे जहाँ धुआं किसी की आंखों में लग जाता है ना, तो धुआं लगने के बाद आंखें रेडिश हो जाती हैं। तो रेडिश होने के पीछे बच्चों रीजन है SO2। समझ में आ रहा है। तो SO2 की वजह से बेटा आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं और आपकी आंखों में रेडनेस बढ़ सकती है। ठीक है, क्लियर। और अगर हाईली कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो बच्चों फिर क्या करेगा कि आपने सुना होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे से जो पेड़ पौधे हैं, गुलाब का फूल है, उनकी जो बर्ड्स हैं, जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं, फ्लावर बर्ड्स, वो आपकी ब्रेक कर जाती हैं। इवन फ्लावर्स बच्चों आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। यस, क्लियर। सभी को समझ में आ गया। बहुत सही। पॉइजन है बेटा, बिल्कुल पॉइजनस है ना, पॉइजनस है। रिएक्शंस आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है तक। यस, रिएक्शंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर। देखो रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। अच्छा बेटा, अब बात कर रहे हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो जो N2 है और जो O2 है वो हायर एल्टीट्यूड पे जो आपकी लाइटनिंग होती है ना, बादलों में देखा जब बारिश होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, तो N2 और O2 ये दोनों जो गैसेस हैं ये बच्चों हायर एल्टीट्यूड पे पाई जाती हैं काफी अमाउंट के अंदर। तो जब आपका लाइटनिंग प्रोसेस होता है तो उसके अंदर बेटा क्या होगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड ऑन, और यहाँ पे ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड हो, ये दोनों बच्चों बॉन्ड आपके डिसोसिएट कर जाते हैं। बिकॉज बेटा डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनकी काफी हाई होती है।
क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नेचर, उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए। तो थंडर स्टॉर्म से यहाँ पे इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि N2 बच्चों ब्रेक कर जाता है नेसेंट नाइट्रोजन के अंदर, O2 भी आपका ब्रेक कर जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर। दोनों बच्चों आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद बच्चों बहुत सारे बनाएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। X इज द नंबर। क्लियर, समझ में आ गया? बिल्कुल आसान था। यस। और यहाँ से फिर डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स मिलेंगे, जिसमें बच्चों एक आता है NO2। NO2 ये आपका थोड़ा डेंजरस होता है, ठीक है। और आपके नाइट्रेट्स वगैरह हैं, जिसमें NO3-1 के बारे में बात करते हैं, वो तो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका बात करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स का भी यूज आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम बात करते हैं आपका ये जो गाड़ियों के इंजन हैं उसमें हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल डीजल है, वो भी देखने को मिलता है। तो उसका भी डिकम्पोजिशन होता है, जिससे डिफरेंट टाइप की गैसेस भी रिलीज होती है, इसमें N2 गैस भी होती है, O2 गैस मैंने बताया था, ठीक है। जो गाड़ियों के इंजन हैं वहां से ये भी डिफरेंट टाइप की आपकी गैसेस आपकी रिलीज होती हैं, और जो आपकी डेंजरस होती है, टॉक्सिक होती है, NO, ठीक है। ओके, तो ये हो गया N2O2 के बारे में। अब बात करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स के मेन कॉज क्या है। एयर पॉल्यूटेंट्स के मेन कॉज क्या है? तो पहला बच्चों को जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुन लो, पहला कॉज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जिसमें बच्चों हम बात करते हैं कार्बन का मोनोऑक्साइड और कार्बन का डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड आपका डेंजरस है। सेकंड, सल्फर के ऑक्साइड्स की बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में। तो बेटा ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एयर पॉल्यूशन। इसमें आपके आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रस ऑक्साइड। अब आते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको बोलते हैं BOC, शॉर्ट में लिखा होता है BOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें मीथेन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो मीथेन। दूसरा बच्चों यहाँ से प्रोपेन और आपका CFC, ये तीन ही कैटेगरी हैं जो आपकी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट क्या है, ठीक है। तो फोटोकेमिकल के अंदर कौन कौन से आते हैं? फोटोकेमिकल मैंने पढ़ाया था आपको, एग्जाम्पल भी दिए थे। फोटोकेमिकल के अंदर बच्चों आता है ओजोन। और क्या आता है? पर ऑक्साइल नाइट्रेट्स आते हैं, पर ऑक्सिकल नाइट्रेट, ठीक है, ये भी इसी एग्जाम्पल है ना, जिसको मैंने बोला था PAN करके बोला था, अगर आपको याद होगा, PAN, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी इसी का केस है, H2O2, ठीक है। तो ये कुछ आपके फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं। क्लियर। इसका बेटा आता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो सस्पेंडेड के अंदर बेटा आपके वो पार्टिकल वाले, डस्ट हो, सूट हो, आपका लेड हो, आपके नाइट्रेट्स हो, सल्फेट सॉल्ट हो, सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल्स हो, उसके बाद आपके डाइऑक्जेंस हो, पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, ये सारे सारे एग्जांपल आपके सस्पेंडेड। ऐसा होता है SPM होता है, सॉल्ट में लगा होता है SPM। SPM का मतलब है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। लास्ट में आता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसमें जो जितना मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे एयर पॉल्यूटेंट्स का कॉज है बच्चों, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूं कौन कौन ज्यादा है, तो बच्चों कहता है रेडॉन। रेडॉन 222 ये काफी डेंजरस है, ठीक है। एक बटा आता है आयोडीन 131, ठीक है, ये भी डेंजरस है। एक आता है बच्चों स्कॉन्शियम, स्कॉन्शियम 90 करके होता है। एक प्लूटोनियम 290 293 करके होता है, 239 समथिंग होता है, 239। ये आपके लिए काफी हार्मफुल है, रेडियो एक्टिव है। ये सारे के सारे आपके हो गए यहाँ पे हैजार्डस कंपोनेंट फॉर द एयर पॉल्यूटेंट्स। क्लियर बच्चों? चलो बाकी मैं PPT शेयर कर दूंगा, आप उसको एक बार जरूर देख सकते हो।